हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग लास्ट क्लास तक में कनेक्शंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख चुके थे। इसमें हम लोग रिवेटेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन दोनों के हम लोग ऑब्जेक्टिव सेपरेट वीडियोस में हम लोग देखे थे। आज वाले क्लास में हम लोग टेंशन मेंबर के सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। टेंशन मेंबर बहुत लेंदी यूनिट नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स के लिए कॉन्सेप्ट्स नहीं है। तो हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें कि P इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए नेट। हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा टेंशन मेंबर में या तो हम लोग डिज़ाइन करते हैं या तो हम लोग लोड निकालते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे, लेकिन हम लोग फिर भी 12-13 तरह के क्वेश्चंस हम लोग अलग अलग बनाए हैं। तो उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करके टेंशन मेंबर को समझने की कोशिश करेंगे। तो सीधा हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एन इलेक्ट्रिक पोल इज 5 मीटर हाई एंड इज फिक्स्ड टू द ग्राउंड। इट कैरीज ए वायर एट द टॉप एंड इज फ्री टू मूव साइडवेज ओवर देयर। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पोल इज। इफेक्टिव लेंथ का क्वेश्चन है। हम लोगों को पता है कि हम लोग जो टोटल लेंथ लेते हैं दो सपोर्ट्स के बीच में, वो जो टोटल लेंथ होता है वो हमेशा स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूट करने के काम नहीं आता है। तो कुछ पोर्शन होता है उसका जो हम लोगों को काम आता है। इसके लिए आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट पता है कि जैसे अगर आपका ये पोर्शन फिक्स्ड है और ये पोर्शन भी अगर आपका फिक्स्ड है, तो इस केस में आपको पता है कि आपको जो इफेक्टिव लेंथ होता है, ये जैसे ये अगर टोटल लेंथ L है तो इफेक्टिव लेंथ जो होता है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है। इतना सा पोर्शन को आपको फिक्स माना जाता है। तो हम लोग L इफेक्टिव क्या लेते हैं, इस केस में लेते हैं 0.65 इंटू L। तो हम लोग टोटल लेने लेके उसका 65% हम लोग इफेक्टिव लेने लेते हैं। अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक पोल है 5 मीटर हाई एंड फिक्स टू द ग्राउंड। मतलब यहाँ आपको ग्राउंड है, इसमें से आपका एक इलेक्ट्रिक पोल इस तरह से फिक्स किया हुआ है। अब इसमें आपको वायर्स है, जो वायर्स आपको इधर से आ रहे हैं, इस तरह से आपको दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक पोल जो ग्राउंड में फिक्स होता है ये क्या होता है, ये कैंटिलीवर होता है। कैंटिलीवर मतलब है कि यहाँ पे आपको ना मूवमेंट पॉसिबल है ना इसमें कोई रोटेशन आ सकता है, मगर ये वाला एंड जो है ये फ्री है। अब इसमें जो सिर्फ वायर्स लगे हुए हैं ये इसको फिक्सिडिटी तो नहीं देते हैं, ये जो सिर्फ वायर्स आपको सपोर्टेड रहते हैं। तो एक कैंटिलीवर जब होता है तो इस केस में हम लोगों को पता है कि L इफेक्टिव जो होता है, ये अगर आपका टोटल लेंथ है L, तो L इफेक्टिव इज इक्वल टू 2L हो जाता है। तो आपको लेंथ कितना दे रहा है, 5 मीटर दे रहा है। इसका मतलब है कि इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा, 5 इंटू 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन है इसमें 3.25, 4, 5 और 10। तो 1 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मगर इसको पूछता है घुमा करके ताकि आपको कंफ्यूजन हो कि ये क्या पूछा। अब इलेक्ट्रिक पोल का एग्जांपल लेकर के पूछ रहा है, आपको बीम्स या कॉलम का एग्जांपल लेकर के नहीं पूछा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आता है नेट सेक्शनल एरिया ऑफ ए टेंशन मेंबर इज इक्वल टू इट्स ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया। उसके बाद 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है प्लस द एरिया ऑफ रिवेट होल, दूसरा है डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ रिवेट होल, तीसरा है माइनस द एरिया ऑफ रिवेट होल, चौथा है मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ रिवेट होल। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेट सेक्शन एरिया ऑफ ए टेंशन मेंबर क्या होता है। तो हम लोगों को पता है कि जब हम लोग टेंशन मेंबर पढ़ रहे थे, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये प्लेट है, इसमें यहाँ पे हम लोगों का इस तरह से रिवेटेड कनेक्शन बना हुआ है। अब अगर इसका हम लोगों को किसी भी सेक्शन पे, जैसे ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, फिर यहाँ से एक सेक्शन इस तरह से 3 बन सकता है, फिर यहाँ से एक इस तरह से 3, एक यहाँ से 4 बन सकता है। तो हम लोग इसका नेट एरिया क्या निकालते थे, अगर हम लोग प्लेट लेते थे तो ये निकालते थे B माइनस एन डी इंटू टी। ये हम लोगों का हो जाता था नेट एरिया अगर हम लोग स्ट्रेट पाथ लेते थे। अगर स्टैगर्ड लेते थे तो प्लस S²/4G इंटू टी हो जाता था। तो बेसिकली हम लोग ये क्या करते थे, ये हम लोगों का टोटल विड्थ ऑफ द प्लेट है, इसमें से हम क्या कर रहे हैं, ये वाला जो होल है, ये वाला जो होल है, ये वाला जो होल है, इसका एरिया हम लोग माइनस कर रहे हैं। तो ऑप्शन में क्या दे रहा है, नेट सेक्शन एरिया ऑफ ए टेंशन मेंबर इज इक्वल टू इट्स ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब ये टोटल क्या है, ये ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये इसको अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, B इंटू टी माइनस N इंटू डी इंटू टी। मतलब ये B इंटू टी क्या है, ये टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया है, माइनस हम लोग क्या कर रहे हैं, ये D इंटू टी मतलब क्या है, ये होल का एरिया हम लोग माइनस कर रहे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, ग्रॉस सेक्शनल एरिया माइनस द एरिया ऑफ रिवेट होल्स। यही हम लोगों का निकलता है ए नेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। तो 2 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। थर्ड क्वेश्चन है ए टेंशन मेंबर इज सब्जेक्टेड टू पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस ड्यू टू विंड। द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द मेंबर शुड नॉट एक्सीड। हम लोग जब स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में पढ़े थे तो उसमें हम लोगों को पता है कि टेंशन मेंबर में 3 तरह के स्लेंडरनेस रेशियो हो सकते हैं। एक जो आपका ट्रस वगैरह में जो हम लोग स्लेंडर मेंबर यूज करते हैं, जिसमें आपका डेड लोड, लाइव लोड ये सब ऐड होता है, तो उसका स्लेंडरनेस रेशियो का वैल्यू होता है 180, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वही एक मेंबर हम लोग टेंशन मेंबर की तरह नहीं यूज करके ट्रस में जो हम लोगों का इंक्लाइन मेंबर होता है, हम लोग ये इंक्लाइन मेंबर के जगह पे अगर यूज करते हैं, जिसमें आपका रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस हो सकता है, मतलब कई हो सकता है कि लोड कभी पड़े तो ये टेंशन मेंबर हो बन जाए और कभी लोड पड़े तो ये आपका कॉम्प्रेशन मेंबर बन जाए। इसको हम लोग कहते हैं रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस।
हम लोगों को यहाँ पता होता है कि ये हमेशा कंप्रेशन में रहेगा, ये हमेशा टेंशन में रहेगा, लेकिन इन मेंबर्स में हमें डाउट होता है कि ये कंप्रेशन होंगे या टेंशन होंगे, ये डिपेंड करता है लोडिंग के हिसाब से। तो इसको कहते हैं रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस। जब ऐसा केसेस होता है तो उस केस में स्लेंडरनेस रेशियो का जो वैल्यू होता है लैम्डा, ये 350 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों का ऑप्शंस क्या दिया, 180, 200, 250 और 350। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3 का डी। ये बेसिकली आपका एक टेबल होता है, आपको वो टेबल के 3 वैल्यूज याद रखने पड़ेंगे कि अगर आप पोस्ट टेंशन मेंबर की बात करें तो 400 होता है, और सिंपल आपका जो ग्रेविटी लोड्स में आते हैं तो उसमें आपका 180 होता है। क्योंकि आपको ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा चुका है, एसबीटी में भी पूछा जा चुका है, एसएससी लेवल पे भी पूछ सकता है। तो इसमें आपको ये तीनों वैल्यूज पता होना चाहिए कि कौन सा वैल्यू किस चीज़ के लिए है, क्योंकि वैल्यूज तो याद हो जाते हैं 180, 350 और 400, लेकिन किसमें से कौन सा वाला किस कंडीशन के लिए ये याद नहीं रह पाता है। तो ये आप अगर याद कर लेंगे तो एक आपका ऑब्जेक्टिव मार्क्स टेंशन मेंबर से अगर पूछता है तो इस तरह का क्वेश्चन होने का पूरा चांस रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए स्टील कॉलम इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड्स इज। मतलब एक कॉलम है, उसको अगर हम लोग दोनों पोजीशन पे इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन किए हैं, मतलब है कि जो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ भी फिक्स्ड भी है और रोटेशन भी नहीं हो सकता है, यहाँ भी फिक्स्ड है और रोटेशन भी नहीं हो सकता है, तो इसका हम लोग वैल्यू पहले डिस्कस कर लिए थे, 0.65 इंटू एल होता है। तो ये आपको 0.8, 1, 0.5 और 0.65, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 का डी। ये एक्चुअली आपको कंप्रेशन मेंबर का क्वेश्चन होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, स्टील हम लोग टेंशन मेंबर में ही डिस्कस कर लिए। 5th क्वेश्चन है, ए टाई इज ए। एक टाई क्या है? एक टेंशन मेंबर है, कंप्रेशन मेंबर है, फ्लेक्सिबल मेंबर है, टॉर्सनल मेंबर है। तो हम लोग टाई कहते हैं जो आपके ट्रसेस में जो आपका ये ट्रस है, इसमें जो आपके ये टेंशन मेंबर्स होते हैं, ये आपके क्लियर टेंशन मेंबर्स है, ये कंप्रेशन मेंबर है, और इसमें आपके डाउट होता है कि ये टेंशन होगा या कंप्रेशन होगा। तो ये जो मेंबर्स होते हैं, जो कंफर्म टेंशन मेंबर्स होते हैं, इन मेंबर्स को जब हम लोग ट्रस में यूज करते हैं तो ये टाई कहलाते हैं। जब हम लोग नॉर्मल बिल्डिंग में अगर कहीं पे कोई टेंशन मेंबर यूज करेंगे तो वो टेंशन मेंबर कहलाएगा, वो या तो बीम हो जाएगा या जो भी केस हो जाएगा। लेकिन जब हम ट्रस की बात करते हैं तो ट्रस में जो आपका टेंशन मेंबर होता है, इसका हम लोग नाम देते हैं टाई। ठीक है, तो टाई आपका क्या हो गया, एक टेंशन मेंबर हो गया। तो आपका 5 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, इसमें कोई लॉजिक बहुत ज्यादा नहीं है, सब आपको सिर्फ याद रखने की चीजें हैं कि जो ट्रस्ट में हमारा टेंशन मेंबर होता है उसको हम लोग टाई बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ए कॉलम स्प्लाइस इज यूज्ड टू इंक्रीज। कॉलम में जब हम लोग स्प्लाइस देते हैं तो ये किस वजह से देते हैं, क्यों देते हैं? पहला, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम, सेकेंड, टू इंक्रीज द रिजिडिटी ऑफ द कॉलम, थर्ड, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम, एंड फोर्थ, द लेंथ ऑफ द कॉलम। तो कॉलम स्प्लाइस होता क्या है? जैसे हम लोग एक कॉलम यूज कर रहे हैं, अब ये कॉलम मेरा मार्केट से जो साइज अवेलेबल है उसका एक लेंथ आपका मान लीजिए 12 मीटर का फॉर एग्जांपल आपको मिला। आप इसको कहीं पे स्टेज स्ट्रक्चर में यूज कर रहे हैं, लेकिन आपका जो फ्लोर टू फ्लोर हाइट है या जो भी आपका नेक्स्ट हाइट है वो मान लीजिए 14 मीटर तक का है। अब आपके पास 12 मीटर का ही कॉलम है और आपको 14 मीटर तक का आपका क्लियर हाइट है, मतलब इस बीच में आपका कोई और सपोर्ट नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो कॉलम है, इस कॉलम का लेंथ आपको इंक्रीज होना पड़ेगा। तो 2 मीटर आप क्या करेंगे, तो आप एक 2 मीटर का एक और कॉलम लेंगे, मतलब एक और जो इसी तरह का कॉलम लेंगे, उसको आप 2 मीटर का साइज कट करेंगे। अब ये एक आपका कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, और इसको हम लोग यहाँ साइड में इस तरह से स्प्लाइसेस लगा करके कनेक्ट कर देते हैं। मतलब यहाँ हम लोग कनेक्शन बना देते हैं इस तरह से ताकि ये दोनों कनेक्ट हो जाए। फिर यहाँ हम लोग इस तरह से रिवेट्स कर देते हैं, फिर यहाँ हम लोग इस तरह से कर देते हैं, चारों साइड से हम लोग कर देते हैं। तो ये कॉलम का लेंथ होता है ये इंक्रीज हो जाता है। तो इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं स्प्लाइस। तो स्प्लाइस क्या करता है, आपके कॉलम का लेंथ को बढ़ाता है। तो इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 का डी, लेंथ को इंक्रीज करता है स्प्लाइस। क्वेश्चन नंबर 7 है, लग एंगल्स डैश। लग एंगल्स क्या है, या ऑप्शंस दे रहा है, आर यूज्ड टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन, आर अनइक्वल एंगल्स, इंक्रीजेस शेयर लेग्स, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। लग एंगल क्या होता है, तो लग एंगल होता है कि जब हम लोगों का एक कनेक्शन बन रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कैसेट प्लेट है हमारा, इससे हम लोग एक टेंशन मेंबर निकाल रहे हैं और ये आपको दूसरी तरफ कैसेट प्लेट पे जाके कनेक्ट हो रहा है। तो जब हम इसका कनेक्शन बना रहे हैं, जैसे हम लोग मान लीजिए रिवेटेड कर रहे हैं या वेल्डेड कर रहे हैं, अब जैसे ये एंगल है फॉर एग्जांपल, एंगल 100/100/10 ले लेते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। अब इसमें हम लोग निकाले नंबर ऑफ रिवेट्स। अगर हम लोग रिवेटेड कनेक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए वो 7 रिवेट्स निकला, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 रिवेट्स देते हैं
इस तरह से इक्वल स्पेसिंग, जो इक्वल पिच पे हम लोग टोटल 7 रिवेट्स देते हैं। तो अगर आपका पिच फॉर एग्जांपल अगर 60 mm आ रहा है तो आपको टोटल 1 2 3 4 5 और आपको टोटल ये इधर जो लिखा 6, मतलब ये कनेक्शन जो होगा ये अप्रॉक्सीमेटली 400 mm का आपका मिनिमम आएगा। तो इधर 400 आएगा तो इधर भी 400 आएगा। फिर अगर हम लोग वेल्डेड कनेक्शन करते हैं तो हो सकता है हम लोगों को लेंथ ऑफ वेल्डिंग रिक्वायर्ड कितना आ रहा है 2000 mm। तो 2000 mm क्या करेंगे आप 900, अगर मान लीजिए 100 का है तो आप 950 इधर देंगे, 950 आप नीचे देंगे तो आपका टोटल 1900 हो जाएगा, और 100 का आप इधर देंगे तो आपका 2000 हो जाएगा। तो फिर आपका इसका मतलब है कि कनेक्शन जो होगा ये 950 mm का बनेगा। तो ये दोनों केसेस में आपका क्या होता है कि अगर आप 400 थे या 950 थे, आपका ये जो मटेरियल है ये आपका वेस्ट हो जाता है, क्योंकि ये आपका कनेक्शन बनाने में काम आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको छोटा करने का एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम लोग ऐसा क्या करें कि जैसे हम लोगों को नंबर ऑफ रिवेट 7 रिक्वायर्ड है, लेकिन 7 रिक्वायर्ड है, और अगर क्योंकि हम लोगों का एंगल है ये 100 का और ये रिवेट है आपका अगर मान लीजिए 24 mm डाया का, तो आप इस पूरे 100 mm में यहाँ तो आपका 10 mm का एक लेग होगा, बचा आपके पास 90। तो 90 में से आप एज डिस्टेंस को अगर आप मेंटेन कीजिएगा, एंड डिस्टेंस एज डिस्टेंस को, तो आपको यहाँ पे एक ही होल देना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, एक लाइन से आप 7 रिवेट्स प्रोवाइड करेंगे। तो 7 रिवेट्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका स्पेसिंग ज़्यादा आ रहा है, आपको इसको रिड्यूस करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेम इसी तरह से, ये हमारा गसेट प्लेट रहेगा, हम लोग क्या करेंगे इस बार कनेक्शन जो है वो यहाँ से छोटा कर देंगे। मतलब पहले आपका 400 रिक्वायर्ड हुआ था, अब हम लोगों का फॉर एग्जांपल 150 ही रिक्वायर्ड हुआ। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपका नंबर ऑफ जो टोटल रिवेट्स है ये आपका सिर्फ फॉर एग्जांपल 4 आ पा रहा है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ नीचे एक और एंगल लगाते हैं, और ये एंगल जो होता है ये इस वाले इसका जो अनकनेक्टेड लेग होता है उसके साथ ये कनेक्ट हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ से एक सेक्शन बनाए तो यहाँ पे आपका ये वाला गसेट प्लेट है, इस गसेट प्लेट में एक हम लोगों का ये एंगल जुड़ रहा था, ये एंगल की बात कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग क्या करें कि हम लोगों का कनेक्शन की जगह पे ये लेंथ जो है ये बहुत लंबा आ रहा था, तो हम लोग इसको शॉर्ट किए तो हम लोग क्या किए, यहाँ से एक एंगल और हम लोग इस तरह से गसेट प्लेट में जोड़ दिए। अब ऊपर हम लोग यहाँ रिवेट कर पा रहे थे 4, तो नीचे हम लोग यहाँ पे रिवेट कर दिए आपका 3। तो अब क्या हो गया, और इसको हम लोग यहाँ इस तरह से कनेक्ट कर दिए दोनों लेग को। तो अभी आपका क्या हो रहा है, ये सिंगल एंगल कनेक्ट हो रहा था और इसमें आपके टोटल 7 रिवेट्स आ रहे थे। जब हम इसको डबल एंगल को यहाँ एक नीचे से एंगल लगा करके इसको इसके साथ में कनेक्ट कर देंगे तो ये और ये अब सिंगल यूनिट हो गया। जब सिंगल यूनिट हो गया तो आप इधर भी आप अपने 3 या 4 रिवेट्स दे देंगे, तो टोटल आपका नंबर ऑफ रिवेट्स मिला करके यहाँ जितना रिक्वायर्ड आ रहा था 7 रिवेट्स, ये आप उससे ज्यादा प्रोवाइड कर देंगे। आप 8 रिवेट्स प्रोवाइड कर दिए या आप 7 प्रोवाइड कर दिए, ऊपर 4 दे दिए, नीचे आप 3 दे दिए, और अब आपका ये सिस्टम जो है इतना दूर में आपको डबल एंगल की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे आपका सिंगल एंगल है, सिर्फ इस कनेक्शन की जगह पे आके वो डबल एंगल हो गया। तो ये जो एंगल हम लोग प्रोवाइड करते हैं नीचे, इसको सपोर्ट करके कनेक्शन का लेंथ को छोटा करने के लिए, ये कहलाता है आपका लग एंगल। अब ये आपका इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, वो आपके ऊपर चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आप ये इक्वल ही लेग लेंगे, अनइक्वल ही लेग लेंगे, वो आप कुछ भी ले सकते हैं। अब जैसे आपका ये वाला जो अनकनेक्टेड लेंथ है, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका अनइक्वल एंगल आप ले रहे थे, ये मान लीजिए 100 था, ये मान लीजिए 60 था, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं 60/60 का एक एंगल यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ ये 60 ही रिक्वायर्ड करना है, इसको ही आपको सेव करना है। तो आप इस 60 साइज तक का आप ले लेंगे। अगर यहाँ 80 होता तो आप मैक्सिमम यहाँ पे 80 ले लेते, तो ये 80 ले लेंगे। तो ये कितना लेंगे ये इसका कोई कंपल्सन नहीं है। ये अगर आपका एक रिवेट होल देना है तो आप यहाँ पे 50 भी ले सकते हैं, हो सकता है आप यहाँ पे 100 भी ले सकते हैं, 80/100 का या 60/100 का। तो ये कंपल्सरी नहीं होता कि कौन साइज का होगा, इक्वल होगा या अनइक्वल होगा। लेकिन ये होता है कि जब आप लग एंगल प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे कनेक्शन जो होता है यहाँ पे एक डबल एंगल की तरह से काम करता है। तो यहाँ पे आप 4 रिवेट और यहाँ पे आप 3 रिवेट दे देते हैं, तो टोटल 7 रिवेट्स में आपका कनेक्शन सेव हो जाता है। तो आपका लेंथ जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, तो आपका मटेरियल का वेस्टेज बच जाता है। ठीक है, तो लग एंगल्स डैश में आपका सबसे पहला जो ऑप्शन नंबर ए है, आर यूज टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन, ये सही ऑप्शन है। हम लोग कनेक्शन का लेंथ को रिड्यूस करते हैं लग एंगल यूज करके। सेकेंड ऑप्शन है आर अनइक्वल एंगल्स, जरूरी नहीं है, इक्वल एंगल्स भी हो सकता है, तो सेकेंड वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। थर्ड वाला है इंक्रीजेस शियर लैग्स। शियर लैग क्या होता है, जैसे हम लोग एंगल से जब हम लोग कनेक्शन बनाते हैं टेंशन मेंबर में खास करके, तो इसमें क्या होता है कि ये वाला जो लेग है, ये वाला लेग आपका यहाँ कनेक्टेड है, लेकिन ये वाला जो लेग है ये अनकनेक्टेड है। तो जब ये अनकनेक्टेड है तो जब टोटल लोड आपका इस एंगल से पास हो रहा है तो इसमें क्या होता है कि जो ये वाले लेग में ज़्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि ये आपका कनेक्टेड है, तो ये लोड का मैक्सिमम, ये 50% लोड तो नहीं उठाता है। हम लोग इसका फॉर्मूला भी जानते हैं, A1 + KA2 होता है। तो K हम लोग K क्यों लेते हैं, मतलब अगर ये आपका 1000 है इक्वल एंगल से और ये भी आपका 1000 है, तो इसमें हम लोग K का वैल्यू लेकर के इसको रिड्यूस कर देते हैं और हम लोग 1000 +
0.8 इंटू 1000 करते हैं तो हम लोगों का टोटल 1800 हो जाता है। मतलब है कि हम A2 लेंथ का 800 ही ले रहे हैं और A1 लेंथ का हम लोग 1000 लेते हैं। हम लोग यही फॉर्मूला पढ़ते हैं जब हम लोग एंगल्स की बात करते हैं तो K का वैल्यू तो हम लोग निकालते हैं अलग अलग, लेकिन अभी एक एग्जांपल के समझाने कि अगर 0.8 आएगा 0.9 आएगा तो मतलब क्या है कि आउटस्टैंडिंग जो लेग है जो कनेक्ट नहीं हो रहा है उसका हम लोग कम इफेक्ट लेकर के चलते हैं, क्योंकि वो कनेक्शन में कम स्ट्रेंथ आपको शेयर करता है। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप हो रहा है इस पूरे कनेक्शन पे वो दोनों ही लेग्स में इक्वल नहीं हो रहा है, अनइक्वल हो रहा है। कनेक्टेड वाले लेग में ज्यादा स्ट्रेस है और अनकनेक्टेड वाले लेग में कम स्ट्रेस है। तो ये जो फिनोमेना है इसको हम लोग कहते हैं शियर लैग। मतलब शेयर जो है वो किसी एक लेग में आपका लैग कर जाता है, पीछे रह जाता है, तो इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं शेयर लैग। अब इसको हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो हम लोग जब यहाँ पे लग एंगल इस्तेमाल करेंगे तो आपका क्या होगा कि ये वाला जो लेग था ये अभी अनकनेक्टेड था तो इसमें कम शेयर था, इसमें ज़्यादा शेयर था। आप क्या किए, लग एंगल लगा करके इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिए और इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिए, तो अब आपके इस चारों लेग में बराबर आपका शेयर आएगा। तो ये हम लोग क्या करते हैं, लग एंगल का इस्तेमाल करते हैं शेयर लैग को रिड्यूस करने के लिए। ऑप्शंस में क्या दे रहा है, शेयर लैग को इंक्रीज करता है लग एंगल, तो ये भी ऑप्शन गलत है आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, सी और डी ये नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो 7 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड अलाउएबल वर्किंग स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स स्लेंडरनेस रेशियो इज 625 kg per centimeter स्क्वायर, द सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द मेंबर इज। आपको एरिया दे रहा है सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट का 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया है, और अलाउएबल वर्किंग स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू स्लेंडरनेस रेशियो इज 625 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब ये क्या है, आपका अलाउएबल वर्किंग स्ट्रेस है, मतलब ये आपका सिग्मा है और ये आपका ए नेट है, क्योंकि आपको इसमें और कुछ नहीं दे रहा, सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट है। इसका मतलब है कि ये आपका एंगल है, तो इसका ये एरिया दे रहा है आपको नेट एरिया, और इसका आपको दे रहा है स्ट्रेस। आपको कह रहा है सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द मेंबर्स, तो P इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए आपको सिर्फ कर देना है। तो आपका सिग्मा कितना है 625, किस में है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, ए कितना है 30, ये भी किस में है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आप जब इसको केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ये 625 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों कट जाएगा। ये टोटल जो आप करेंगे 625 इंटू 30 ये आएगा आपका केजी में वैल्यूज आएगा। अब आपको ऑप्शन जो दे रहा है ये टन्स में दे रहा है, तो टन्स क्या होता है, 1 टन बराबर 10 किलो न्यूटन होता है, 1 किलो न्यूटन बराबर 100 kg होता है, और 1 kg बराबर 10 न्यूटन होता है। आपको पूछ रहा है कि आप टन में आंसर बताइए। आपको पता है कि 1 टन में 10 किलो न्यूटन है और 1 किलो न्यूटन में 100 kg है, इसका मतलब है कि 1 टन में आपको 1000 kg होगा। तो आपका ये जो आंसर आ रहा है ये टोटल केजी में आ रहा है, आपको टन में पूछ रहा है, आप उसको डिवाइडेड बाई 1000 कर लेंगे, तो ये आपको आ जाएगा 1875 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 18.75 टन। ऑप्शंस आपको क्या दे रहा है, 10 टन, 12 टन, 15 टन और 18 टन। तो आपको नियरेस्ट क्या है, अच्छा ये आपको क्या पूछ रहा है, सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी, मतलब आपका मैक्सिमम लोड कितना कैरी कर सकता है 18.75। इसका मतलब है कि आप इससे ज्यादा का लोड नहीं दे सकते हैं, इतना ही लोड दे सकते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शंस में 10, 12, 15 और 18 में सबसे नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है, 18 टन का। इसका मतलब है कि आप 18 टन जो है ये आपका सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी है, आप ये वाला बताएंगे, क्योंकि आप 15 नहीं बोल सकते, 18.75 और ऑप्शन में 18 है, इसका मतलब है कि आप मैक्सिमम 18 टन तक का लोड इस पे दे सकते हैं, जो जिसका एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का है और जिसका स्ट्रेस 625 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का है। तो बेसिकली इसमें करना कुछ नहीं था, इसमें डायरेक्टली दोनों को मल्टीप्लाई कर देना था, बट क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर कट के ये केजी में आंसर आता, तो केजी को आपको सिर्फ टन में चेंज कर देना है, सिर्फ इतना सा ही इसमें आपको ट्रिक है, बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, तो 8 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फॉर डबल एंगल्स carrying tension placed back to back and connected to either side of the gusset plate by rivets, the sectional area of the section is equal to the cross section area of A full section, B section plus area of rivet hole, C section minus area of rivet hole और D the section multiplied by the area of rivet hole। तो हम लोगों को पता है कि फॉर डबल एंगल्स कैरिंग टेंशन प्लेस्ड बैक टू बैक कनेक्टेड टू आइदर साइड ऑफ द गसेट प्लेट, मतलब ये हमारा गसेट प्लेट है, इसमें एक तरफ आपका एक एंगल है
और इस तरफ आपका एक एंगल है। बैक टू बैक है, मतलब ये हम लोगों का एंगल का बैक होता है, इसके बैक टू बैक है और लिखा है आइदर साइड ऑफ द गसेट प्लेट। अगर बैक टू बैक में ये वाला भी हो सकता था, बट इस केस में आपको लिखना पड़ता उसको कि सेम साइड ऑफ द गसेट प्लेट हम लोग दोनों एंगल यूज कर रहे हैं। तो लिखा है इसमें आइदर साइड, मतलब ये वाला डायग्राम नहीं होगा, ये वाला डायग्राम होगा। ठीक है, इसको हम लोग आइदर साइड बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं सेम साइड, कनेक्टेड ऑन सेम साइड ऑफ द गसेट प्लेट। जब लिखा रहता है तो हम लोग इसको समझते हैं। अब इस केस में आपको पता है कि ये रिवेट से हम इसको इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग एक बार ये डिस्कस कर चुके हैं, जब हम लोग टेंशन मेंबर पढ़ रहे थे तो हम लोग बता चुके हैं कि इस केस में हम लोगों का जो नेट एरिया होता है वो क्या होता है, ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ होल, जो रिवेट होल हम लोग करते हैं। तो ऑप्शंस में क्या दे रहा है कि इज इक्वल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सेक्शन, मतलब ग्रॉस एरिया ऑफ द सेक्शन माइनस द एरिया ऑफ रिवेट होल। मतलब है कि 9th का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 10th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ फेलियर इन अ टेंशन मेंबर। टेंशन मेंबर में इसमें से कौन सा मोड ऑफ फेलियर नहीं है? ऑप्शन है नेट सेक्शन का रप्चर, ग्रॉस सेक्शन का यील्डिंग, लोकल बकलिंग और ब्लॉक शेयर फेलियर। ये बेसिकली आपका लिमिट स्टेट का क्वेश्चन है। ये एक्चुअली यहाँ नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन जो स्टूडेंट्स एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। एसबीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप अभी लिमिट स्टेट मेथड नहीं पढ़े हैं, तो आपको पता नहीं है कि टेंशन मेंबर कितने तरीके से फेल कर सकता है जब आप लिमिट स्टेट की बात करेंगे। तो इसमें आपको जो ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन है नेट सेक्शन रप्चर। जो आपका टेंशन मेंबर है वो लिमिट स्टेट के हिसाब से आपको 3 तरीके से फेल हो सकता है। पहला, जो हम लोग नेट सेक्शन की बात करते हैं कि ये हमारा प्लेट है, इसमें आपका नेट सेक्शन से आपका ये प्लेट जो है ये आपका फेल हो जाएगा। ये आपका पहला हुआ। दूसरा हुआ कि आपका ग्रॉस सेक्शन का यील्डिंग, मतलब आपका ये जो आपका मेंबर है यहाँ पे आपका क्या है, ग्रॉस एरिया है, तो ये आपका क्या होगा, लोड पड़ने से एक्सेसिव ये आपको इसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो ये होगा दूसरा आपको, मतलब ग्रॉस सेक्शन का यील्डिंग। यील्डिंग का मतलब क्या है कि इसमें एक्सेसिव, जब आपको स्ट्रेस लोड पड़ेगा तो इसमें एक्सेसिव डिफॉर्मेशन आने लग जाएगा, एक्सेसिव स्ट्रेन आने लग जाएगा। और तीसरा होता है आपका ब्लॉक शेयर फेलियर, मतलब है कि ये आपको इस तरह से भी फेल करेगा और ये आपको इस तरह से भी फेल करेगा। तो इस तरह से ऊपर फेल करेगा तो इस तरह से नीचे भी फेल करेगा, यहां से ऐसे ही फेल करेगा। तो ये जो प्लेट है ये आपका कुछ इस तरह से टीयर होकर के बाहर आ जाएगा और इधर ये वाला जो प्लेट है ये आपका रिमेनिंग इस तरह से ऐसे कनेक्टेड रह जाएगा। ये यहाँ से हाफ डाया, यहाँ से हाफ डाया, ये वाला पोर्शन अलग हो जाएगा, ये वाला पोर्शन अलग हो जाएगा। इसको कहते हैं ब्लॉक शेयर फेलियर। मतलब इसमें एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में दोनों ही डायरेक्शन में आपका फेलियर हो रहा है। तो ये 3 तरह का फेलियर होता है। तो इसमें से क्या ऑप्शन है जो नहीं हो सकता है, वो है लोकल बकलिंग। लोकल बकलिंग आपका बीम के केस में होता है और वो भी आपके फ्लेंज में होता है लोकल बकलिंग। तो सॉरी, वो आपके वेब में होता है लोकल बकलिंग। तो लोकल बकलिंग जो है वो आपका ऑप्शन इसमें नहीं होगा। तो 10 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ये बेसिकली आपको एसएससी वालों के लिए क्वेश्चन हुआ, ये आपके एसबीटी वालों के लिए क्वेश्चन नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है लग एंगल इज used with single angle member, not used with double angle member, used with channel member, all options are correct। कह रहा है लग एंगल को हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं? हम लोग सिंगल एंगल मेंबर के साथ यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग यहाँ डायग्राम बना करके अभी समझने की कोशिश किए थे कि ये हमारा एक सिंगल एंगल है और इसको सपोर्ट देने के लिए, कनेक्शन का लेंथ रिड्यूस करने के लिए हम लोग नीचे से एक एंगल इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो सिंगल एंगल के साथ यूज कर सकते हैं हम लोग। नॉट यूज विद डबल एंगल मेंबर, अब हम लोगों का यहाँ पे डबल एंगल है। अब इसमें हम लोग एंगल किस तरह से सपोर्ट कराएंगे? नहीं करा सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो अनकनेक्टेड लेग होता है हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। अगर आप पहले ही 2 एंगल इस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप यहाँ से तीसरा एंगल कहाँ लगाएंगे जो आपका ये वाला लेग सपोर्ट हो जाएगा? ये तो आपस में ही सपोर्टेड हो चुका है। इसका मतलब है कि हम लोग डबल वाला एंगल जब यूज हो रहा होगा उस केस में हम लोग लग एंगल नहीं लगा पाएंगे, हम लोग सिर्फ सिंगल एंगल के केस में लगा पाएंगे। तो बी भी आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है आपका यूज विद चैनल मेंबर। सेम चीज जो भी आप एंगल के साथ बना रहे हैं वही चीज चैनल के साथ ये होगा। ये गसेट प्लेट है, इसमें आप क्या कर रहे हैं, एक चैनल मेंबर को इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आपको यहां से मान लीजिए ये रिवेटेड हो गया तो आपका ये दोनों लेग अनकनेक्टेड है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, ऊपर से एक एंगल लगा सकते हैं इसको कनेक्ट करने के लिए, नीचे से एक एंगल लगा सकते हैं आप इसको कनेक्ट करने के लिए। मतलब अनकनेक्टेड लेग मिल गया तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं लग एंगल से। तो चैनल सेक्शन में भी हम लोग लग एंगल यूज कर सकते हैं। मतलब हम लोग तीनों ही केसेस में लग एंगल का जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। सिंगल एंगल में हो सकता है, चैनल में हो सकता है और डबल एंगल के साथ नहीं हो सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, सॉरी। तो 11th का हो जाएगा डी।
क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट है, नेट सेक्शन एरिया ऑफ एन अनइक्वल एंगल इज 100 by 60 by 10 इन टेंशन कनेक्टेड टू ए गसेट प्लेट बाय लॉन्गर लेग यूजिंग ए 12 mm डाया रिवेट इज। मतलब एक अनइक्वल एंगल है, इसका आपको नेट सेक्शनल एरिया पूछ रहा है। एंगल है आपका 100 बाई 60 बाई 10, मतलब थिकनेस आपका t इज इक्वल टू 10 है, और इसका आपका ये वाला जो लेग है ये 100 का है, और ये वाला जो लेग है ये 60 का है। लॉन्गर लेग से आपका कनेक्टेड है गसेट प्लेट से, मतलब ये 100 वाला लेग जो है ये गसेट प्लेट के साथ कनेक्टेड है, और इसका जो आपका डाया ऑफ होल है, सॉरी ये रिवेट जो है ये 12 mm डाया का है। तो रिवेट 12 mm डाया का मतलब होल जो है वो 13.5 mm डाया का होगा, क्योंकि 1.5 mm हम लोग ऐड कर देंगे, मतलब आप एंगल को जो कट करेंगे वो 13.5 mm के लिए कट करेंगे। तो अब आपका बोल रहा है कि नेट सेक्शनल एरिया बताने हैं। तो सिंगल एंगल का नेट सेक्शनल एरिया हम लोगों को पता है कि A1 प्लस KA2 होता है, जिसमें से K का वैल्यू जो होता है वो 3A1 डिवाइडेड बाई 3A1 प्लस A2 होता है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको K का वैल्यू निकालना है, उसके बाद आपको इस फॉर्मूला में रख करके आपको नेट सेक्शनल एरिया निकाल देना है। तो हम लोग K का वैल्यू निकालेंगे 3A1, तो आपका A1 कितना निकलेगा, A1 हो जाएगा आपका ये है टोटल 100 माइनस ये 10/2 होगा। तो हम लोग क्योंकि ऊपर वाले को यहाँ तक ले रहे हैं इतना दूर तक, और नीचे वाले को भी हम लोग यहाँ तक लेते हैं हाफ तक, तो हम लोगों का टोटल हो जाएगा 100 माइनस 10/2 माइनस जो हम लोग 13.5 का इसमें आपको डाया ऑफ रिवेट था, तो ये 13.5 हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा आपका 100 माइनस 5 माइनस 13.5, मतलब 18.5 हम लोगों का माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 81.5 mm। ये आपका इधर का आपका लेंथ बचा, ठीक है। इंटू थिकनेस कितना है 10 है, तो इंटू 10 करेंगे तो A1 आ जाएगा 815 mm स्क्वायर, ये हुआ A1, ठीक है। अभी A2 अगर निकालेंगे तो A2 में हम लोगों को पता है कि ये 60 माइनस, इसमें तो कोई रिवेट नहीं है तो सिर्फ माइनस आपको 10/2 जो है थिकनेस है वो हो जाएगा, इंटू आपका 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/2 मतलब 5, तो ये हो जाएगा 550 mm स्क्वायर। अब A2 भी आपको मिल गया, A1 हो गया 815, A2 हो गया 550। अब आपको क्या करना है, K का वैल्यू निकालना है, तो K का वैल्यू आप निकाल लेंगे 3A1 मतलब 3 इंटू 815 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 815 प्लस 550, तो ये हो जाएगा आपका 2445 डिवाइडेड बाई 2445 प्लस 550, तो ये हो जाएगा 2445 डिवाइडेड बाई 2995, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 0.816 के आसपास। तो हम लोगों को K का वैल्यू मिल गया 0.816। तो हम लोग अगर टोटल एरिया निकालना चाह रहे हैं तो A1 प्लस KA2 होगा, तो A1 हो जाएगा आपका 815 प्लस A2 हो KA2 में आ जाएगा 0.816 इंटू A2 था आपका 550। तो इस पूरे को सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 1263.6 mm स्क्वायर। आपको ऑप्शंस क्या दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए है 1365, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1264। तो 1263.6 को आप लिख सकते हैं 1264 mm स्क्वायर। इसका मतलब है कि 12th का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है। तो आपका टोटल ये 12 क्वेश्चन था जो हम लोगों का सेक्शन टेंशन मेंबर से हम लोगों को इंपॉर्टेंट लगा। इसमें 1-2 क्वेश्चन आपका कॉम्प्रेशन मेंबर का भी आ गया था, तो लेकिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कॉम्प्रेशन मेंबर के लिए अलग से जो 10-12 क्वेश्चन हम लोगों का अगर जो अच्छा क्वेश्चन होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास में टेंशन मेंबर जो है आप लोग का यूनिट नंबर 3 है एसबीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें से हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड में से ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों का बनता है। इससे बियॉन्ड या इससे अलग और कुछ नहीं बनता है, एक ही तरह का डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे हम लोग आपको कैंटिलीवर टाइप का पहला वाला क्वेश्चन पूछे थे इलेक्ट्रिक पोल वाला, उसमें हो सकता है कि वो आपको दोनों तरफ से एक फिक्स्ड वाला भी हम लोग डिस्कस कर ही लिए, तो हो सकता है कि एक फिक्स ना दे करके एक तरफ से सिंपली सपोर्टेड दे दे, एक तरफ से फिक्स दे दे, लेकिन कॉन्सेप्ट किससे रहेगा, इफेक्टिव लेंथ वाले कॉन्सेप्ट से ही रहेगा। आपको अगर सारे वैल्यूज याद है कि कब 2L होता है, कब 1.2L होता है, कब 1L होता है, कब 0.65L होता है, तो उससे आप कोई सा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं।
फिर हम लोग नेट सेक्शन ऑफ एरिया निकालने का भी एक क्वेश्चन देख लिए, जिसमें आपका अगर एंगल है तो उसका नेट सेक्शन कैसे निकलेगा। हो सकता है वो आपको प्लेट दे दे और उसमें आपको एक कंडीशन बता दे कि इसी तरह से जो हम लोग लास्ट वाला क्वेश्चन किए, बोल दे कि 12 mm का रिवेट होल है या 12 mm का रिवेट है, आपका एरिया ऑफ नेट एरिया ऑफ प्लेट बताइए। तो आपको उस केस में पता है कि आपको सिर्फ सिंपल b माइनस एन डी इंटू टी करके आपको नेट सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ निकाल देना है प्लेट। तो इस तरह से करके टेंशन मेंबर में सिर्फ यही सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। लग एंगल से आपका हो सकता था 2-3 क्वेश्चन, तो हम लोग 2-3 क्वेश्चन लग एंगल का डिस्कस कर लिए। लग एंगल क्या होता है, लग एंगल हम लोग किसके साथ कनेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस कर लिए। तो इसके साथ ही आपका यूनिट नंबर 3 से जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो मेरे एंड से कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप हम लोग जो आज डिस्कस किए ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।